हेलो आदाब। प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते हैं और आज चलती रहेगी जिंदगी में दो खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना से नहीं डरेगी जिंदगी, कोरोना से हल पर लड़ेगी जिंदगी। अब बिल्कुल नहीं थमेगी जिंदगी, आगे ही आगे बढ़ेगी जिंदगी, क्योंकि चलती रहेगी जिंदगी। जी हाँ, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। चलती रहेगी जिंदगी प्रोग्राम में हमने दो माहिरीन शख्सियात को मदऊ किया है जिनसे आप सवाल कर सकते हैं। अपनी नौयत का एक अहम प्रोग्राम है जिसके इस प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं और अपने सवालात को डॉक्टर माहिरीन से जान सकते हैं। अगर कोरोना के हवाले से या फिर आपको बता दी वैक्सीनेशन का अमल जिस तरीके से चल रहा है, वैक्सीन के हवाले से अगर कोई गलत फहमी है, आप शक व शुबहात में मुब्तला हैं, तो उन तमाम शक व शुबहात को दूर किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है कि टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरात को डायल करें और हमसे जुड़े दो माहिर शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनका तारुफ करा दें। डॉक्टर शहनवाज कुल्लू साहब जो कि इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं एंड लिवर कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, भी डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब जो कि मेंबर है नेशनल AEFI कमेटी के। आपका भी वेलकम करते हैं अपने खास प्रोग्राम में। सबसे पहले राजीव दास गुप्ता साहब आपके पास आएंगे और इस सवाल के साथ, जैसा कि हम जान रहे हैं कि यूके में इस हवाले से कहा गया है कि अगले चंद दिनों के बाद हो सकता है कि लीगली नो मास्क पूरे यूके में कह दिया जाए कि मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उधर हिंदुस्तान की अगर हम बात करेंगे तो हिंदुस्तान में अभी भी तीसरे वेव यानी थर्ड वेव का खतरा मंडरा रहा है। देखिए, थर्ड वेव कब आएगा या किस मैग्नीट्यूड में आएगा, इसका थोड़ा बहुत फोरकास्ट भी हैं, लेकिन नीति आयोग ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल सीरो सर्विस कंडक्ट करने की जो ऐलान किया है, तो वो सीरो सर्वे रिजल्ट्स के पश्चात ही हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे थर्ड वेव का क्या प्रकोप हो सकता है, अब तक की कितने प्रोटेक्शन है। साथ साथ जैसे हमें मालूम है कि वैक्सीनेशन भी जारी है, तो इन कई तमाम फैक्टर्स जो है इसके ऊपर आधारित है कि कहाँ तक थर्ड वेव का प्रकोप रहेगा, कितने केसेस हो सकते हैं। हाँ, ये है कि हर राज्य में तैयारी पूरी है, केंद्र सरकार के तरफ से भी तैयारी पूरी है। जहां तक मास्क रिमूवल का सवाल है, जो यूके या USA का जो एडवाइजरी है, उनका पॉपुलेशन लेवल पे जो वैक्सीनेशन कवरेज है वो काफी ज्यादा है। इंडिया में 2 डोजेस करीब 5% है, वहां 50% क्रॉस कर चुके हैं। तो उनका जो मूलभूत स्थिति है वो काफी अलग है हमसे वैक्सीनेशन के मामले में। यानी कहा जा सकता है कि आबादी के लिहाज से जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो चलाया गया दूसरे मुल्कों में, वो इंडिया के मुकाबले बहुत बेहतर था। तकरीबन 90 और 95% को वहां पर डोजेस दिए जा चुके हैं। लेकिन हिंदुस्तान के तनाजुर में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आबादी ज्यादा, इसीलिए कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव में आप हिस्सा लीजिए और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाइए। शाहनवाज साहब आपके पास आऊंगी। चूंकि वैक्सीन दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान को कंपेयर करने की भी जरूरत है, लेकिन कंपैरिजन वहां पर आके खत्म हो जाता है जब आबादी पर नजर जाती है। ऐसे में आप वैक्सीनेशन ड्राइव में रखना अंदाजी को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज भी हमने देखा कि लोगों में शक व शुबहात है, टीम जाती है उन्हें वैक्सीन करने के लिए, वैक्सीनेट करने के लिए, तो उन पर हमला हो जाता है। लोग अभी भी डर रहे हैं, इस डर को निकालने की जरूरत है। बतौर डॉक्टर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने का। देखिए, जहां तक वायरस का फैलने का सवाल है, तो वायरस जो हम लोगों को देखता है, वायरस हम लोगों को इस तरह से नहीं देखता कि ये जो अफराद हैं, ये जो लोग हैं, ये इंडियन लोग हैं, ये अमेरिकी हैं, ये बरतानवी हैं। वायरस हम सबको वैसे एक इंसान के देखता है और वो इसमें कोई इम्तियाज नहीं करता, कोई इसमें फर्क नहीं करता कि ये इंसान कहाँ से है। तो जब वायरस हमको देखता है तो वो ये देखता है कि हम जैसे यहाँ पे लोग हैं, इस मुल्क में लोग हैं, इनमें से 5% लोग वैक्सीनेटेड है। दूसरे मुल्क में वो लोगों को देखता है तो वहाँ 50% से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड है। ठीक है, तो वायरस के लिए ये चीज मैटर करती है, उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि हमारी आबादी ज्यादा है। अगर किसी मुल्क की आबादी ज्यादा है तो वहां का रकबा भी ज्यादा है, वहां के वसाइल भी अकॉर्डिंगली ज्यादा होंगे। तो वायरस को हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमारी आबादी ज्यादा है।
ठीक है, क्योंकि वायरस अपनी अपॉर्चुनिटी देखता है, वो मौका देख रहा है। तो अगर उसको मौका दें हम, हमारी पॉपुलेशन सिर्फ 5% या उससे भी कम अभी वैक्सीनेटेड है, तो मान लीजिए हम वायरस के लिए एक मौका छोड़ रहे हैं कि वो आके फिर से पलट के हम पे फिर से वार कर सकता है। फिर से जो हालात इंडिया के अंदर जिस तरह से खराब हो गए थे सिर्फ चंद महीने पहले, तो वो फिर से खराब हो सकते हैं, फिर से वो हो सकते हैं अगर हम तैयारी ना करें, अगर हम वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत तेजी से आगे ना ले चले। इसमें आपने एक जुड़ा सवाल आपने बिल्कुल सही कहा कि वैक्सीन हेजिटेंसी जो है, जो लोग अभी भी कुछ तजब्जुबात और शुकूक का शिकार है कि वैक्सीन करे नहीं करे, तो इसमें एक बड़ा पहलू ये भी है कि काफी सारे लोग जो वैक्सीन करना चाह रहे हैं उनके वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। और जहां जहां पे अवेलेबल है वहां पे सही बात है कि लोग इसमें कुछ शुरुआत का शिकार है, बट उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोकल जो हमारे लीडर्स होते हैं, जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, प्रीस्ट्स हैं, इमाम्स हैं, है ना, तो वो उनकी हेल्प अगर हम ले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, वो बहुत कारगर और मुफीद इसमें साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बात लोग ज्यादा सीरियसली लेते हैं और लोगों को उस पे ज्यादा एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। और कई मकाबात पर ये देखने को भी मिला कि इंतजामिया की तरफ से मुनादी कराई जा रही है कि वैक्सीन आपकी संजीवनी है, लिहाजा इसे आप जरूर लें। तो नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। वैक्सीन के हवाले से या कोरोना के हवाले से या थर्ड वेव के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर राजीव दास साहब, आपसे सवाल ये, चूंकि जो लोग वैक्सीन ले चुके होते हैं उन्हें 2 से 3 दिनों तक कुछ न कुछ हरारत जरूर रहती है और अलग अलग तरह के लोगों को सिम्टम्स रहता है। ऐसे में वैक्सीन लिए जाने वाले हाथ पर थोड़ी सी सूजन भी हो जाती है, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि क्या वहां पर सिकाई की जानी चाहिए या फिर नहीं? देखिए, वैक्सीन लेने के बाद जो कुछ तकलीफें जो होती है उसे हम एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ये जो AEFIs हैं, इसके वास्ट मेजॉरिटी जो है 99% के करीब वो माइनर होता है, और माइनर में यही सब है जैसे आपने बताया कि जो लोकल इंजेक्शन साइट है वहाँ दर्द हो सकता है, थोड़ा बहुत बुखार हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, लेकिन ये है माइनर जी। और इसके लिए जहां तक इंजेक्शन साइट का सवाल है वहां बिल्कुल कुछ ना लगाएं। यदि बुखार है, अगर दर्द कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो जो आपके जो हेल्थ वर्कर हैं या जो फैमिली फिजिशियन है उनसे सलाह करें, और माइनर सिम्टम्स के लिए पैरासीटामोल या इस तरह की दवाई लें, लेकिन उनसे बात करके ही लें, खुद ना लें, और बिना सिम्टम्स कभी ना लें। लेकिन ये ज्यादातर जो है ये माइनर है और ये अपने आप, जैसे आपने बताया, 2 से 3 दिन में ये खत्म हो जाता है। और ये भी है कि हर व्यक्ति में, हर जो वैक्सीन रिसिपिएंट है, कोई जरूरी नहीं कि हर एक को ये सिम्टम्स हों। बिल्कुल, हर लोगों के अलग अलग सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जो वैक्सीन ले चुके हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टरों का ये कहना है कि ये जो तमाम तकलीफ हो रही है इसका मतलब ये है कि वैक्सीन रिएक्ट कर रही है। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। लगभग यही सिम्टम्स बच्चों में भी होते हैं वैक्सीनेशन के बाद। बिल्कुल, हमने ये देखा है कि 6 महीने, 12 महीने या 1.5 साल की उम्र में बच्चों को जो टीके लगवाए जाते हैं उनको भी यही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हमें मैसूर से बात कर रहे हैं। मैसूर से बात कर रहे हैं जी साहब, क्या सवाल है आपका? अभी ये वैक्सीन इधर बच्चों का कब तक पहुंचेगा इधर? क्या कह रहे हैं आप? फिर से एक बार सवाल करेंगे। बच्चों का वैक्सीन कब आएगा इधर? बच्चों का वैक्सीन कब आएगा? ठीक है, ओके। अभी तो रिसर्च चल रही है इस हवाले से कि बच्चों की वैक्सीन कब तक आ जाएगी। डॉक्टर शाहनवाज साहब के पास पहुंचते हैं और इस हवाले से उनका ही जवाब हासिल कर लेते हैं। बच्चों के हवाले से लोगों का सवाल यही है कि कब तक उनके लिए वैक्सीन को हरी झंडी मिलेगी? जी, वैक्सीन, देखिए वैक्सीन जो है वो सेम ही है जो हमारे पास वैक्सीन है, यही बच्चों को भी लगेगी। डोज हो सकता है इससे कम मिकदार में लग जाए,
बट अभी हमारे पास सेफ्टी डाटा एडुकेट नहीं है। हालांकि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी 12 साल से जो बड़े बच्चे हैं या 17 साल से बड़े बच्चे जो हैं उनको और उन पे कुछ स्टडीज हुई हैं, कुछ 11 साल के ऊपर से बड़े बच्चों पे भी स्टडीज हुई हैं और बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं और लग रहा है कि ये वैक्सीन जो हमारे पास ऑलरेडी है ये उनमें भी कारगर है और सेफ है। बट अभी डाटा हमारे पास कम है, इसलिए इस चीज को अभी मतलब इतनी हमारे पास एविडेंस नहीं है कि हम सारे बच्चों को दें। बाकी वैक्सीन यही रहेगी, डोज हो सकता है कम रहेगा। जी तो उम्मीद करते हैं इनको जवाब मिल गया होगा। इस बीच एक और कॉलर हमारे प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में शामिल होने के लिए मौजूद है। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो जी, आप कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ मैडम जी, आपका नाम? जो न्यूज 18 उर्दू का ये माशाल्लाह प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी, बहुत अच्छा है मैडम। आप शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, काफी नॉलेज मिल रहा है पूरे व्यूअर्स को, शुक्रिया। आपका सवाल क्या है? मेरा ये सवाल है मैडम, हिंदुस्तान के कोने कोने में वैक्सीन कब तक पहुंच जाएगा? डॉक्टर साहब से मेरा और आपसे और डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है। ठीक है, हिंदुस्तान के कोने कोने तक तो शायद वैक्सीन पहुंच रही, लेकिन वैक्सीन की किल्लत है, कमी है, क्योंकि सभी को देनी है वैक्सीन, लिहाजा एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ये पहुंचाई जा रही है। क्यों राजीव दास गुप्ता साहब? और हाल ही में जो फिगर्स हैं, पिछले 2 हफ्ते की फिगर्स हम देखें जी, तो उसमें 2 मुख्य बात हैं। एक तो यह है कि पहले जो 20-25 लाख पर डे जो वैक्सीन लग रहे थे, वहां से ये 35, 40, 50 लाख तक पहुंच चुके हैं पर डे। और दूसरी बात है, अभी इस समय पिछले 2 हफ्तों में खासकर लगभग जो आधे वैक्सीन जो लग रहे हैं वो रूरल एरियाज में लग रहे हैं। और हर राज्य का, हर डिस्ट्रिक्ट का यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो रूरल पॉपुलेशन में पहुंचे और दूर दराज के इलाके में भी पहुंच रहे हैं टीम्स। जिस तरह से पोलियो वैक्सीनेशन किया जाता है, उसका जो अनुभव है उसी के चलते हुए दूर दराज के एरिया में भी पहुंच रहे, कोशिश है। हाँ, ये ज़रूर है कि ओवरऑल अभी भी सप्लाई में थोड़े से लिमिट्स हैं, और जब तक वो लिमिट्स रहेंगे तो हर स्टेट की जितनी जरूरतें हैं, हो सकता है कि हर हफ्ता उतनी वैक्सीन उनके पास ना हो। जी बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे, कई सवाल और करेंगे और कई व्यूअर्स से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चलती रहेगी जिंदगी में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी, और इस प्रोग्राम का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। कई सवाल हो कोरोना के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से, या थर्ड वेव के हवाले से, या किसी और तरह का सवाल जो वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ हो, आप कर सकते हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शहनवाज साहब, साथ ही साथ राजीव दास साहब। शहनवाज साहब, आपके पास मैं आऊंगी, चूंकि हम ये जान रहे हैं कि जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है, वैसे वैसे टीकाकारी मुहिम जो है तेजतर होती जा रही है, लेकिन इतनी तेजी काफी नहीं है। डॉक्टर होने के नाते आपको क्या लगता है कि अभी किस तरह से हंगामी बुनियाद पर वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाया जाए ताकि जल्द से जल्द पूरी आबादी को वैक्सीनेट किया जा सके? जी, जिस तरह से वैक्सीनेशन शुरू हुई कि एक टारगेट ग्रुप्स जो है, जैसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 से एज से ज्यादा जो लोग हैं उनको टारगेट किया गया और वो कंप्लीट किया गया। उसके बाद 45 एज के, अब अभी 18 प्लस जो लोग हैं सबको टारगेट किया जा रहा है कि वो वैक्सीनेशन कंप्लीट हो। और मगर उसमें आबादी इतनी ज़्यादा है और वैक्सीन इतने कम है कि वो सफिशिएंट नहीं पड़ रहा है। इसमें अब जो भी हमारे पास वसाइल है उनको बरोकार लाके ज़रूरी है कि हम ये टारगेट पूरा करें, तभी उम्मीद कर सकते हैं कि जो थर्ड वेव है वो ना आए, या अगर आए भी तो बहुत कम लेवल पे आए। उसके बाद मजीद और हमारे पास टारगेट्स रहेंगे, जैसे जो बच्चे हैं 11 साल 15 साल से बच्चे वो से ज्यादा, उनके वैक्सीन भी करने हैं, और उनके वैक्सीन जब होंगे तभी स्कूल्स अच्छे से खुल पाएंगे और लॉकडाउन अच्छे से उठाया जा सकता है। तो इस बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट अहम चीज जो है वो वैक्सीन की दस्तयाबी है। तो इसके बारे में हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि और जल्दी वो हमें दस्तयाब कर देंगे वैक्सीन। तो जो ही वो दस्तयाब हो जाए तो हर एक शख्स को चाहिए कि वो वैक्सीन लगवा ले।
बिल्कुल। वैक्सीन की किल्लत को लेकर हमने देखा है कि सेंट्रल और वर्सेज स्टेट के दरमियान भी तकरार जारी रहा। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके जिन्हें शामिल कर लेते हैं, प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो। हेलो, यस, मैं अबरार अहमद बात कर रहा हूँ। अबरार साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं मैसूर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैसूर से। आपने शायद मुझे कुछ देर पहले भी आपने ही कॉल किया था। नहीं, ओके, ठीक है। आपका सवाल क्या है? अभी मेरा सवाल है, ये थर्ड वेव जो आ रहा है, इसमें बच्चों को स्कूल को भेज सकते हैं क्या? ठीक है, थर्ड वेव का खतरा और दूसरी तरफ स्कूल खुलने के हवाले से अहकामात। राजीव साहब, आपसे सवाल। नहीं, थर्ड वेव का खतरा जरूर है, ऐसे मान के चल रहे हैं, तैयारी भी इसी दिशा में है। लेकिन ये पहले जो बात चल रही थी कि क्या बच्चों में इसका ज्यादा इफेक्ट होगा, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। पर जहां तक स्कूल कॉलेज खोलने का या फिजिकल क्लासेस दोबारा शुरू करने का जो डिसीजन है, वो जाहिर है कि हर स्टेट का अपना डिसीजन है, वहाँ का लोकल एपिडेमिक का सिचुएशन देखते हुए वो डिसीजन लेंगे। और ये कब खोलेंगे, कौन से स्टेट कब खोलेंगे, इसका भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन खोलने के बाद भी लोकल जो एपिडेमिक सिचुएशन होगा, उस हिसाब से हो सकता है कंटेनमेंट मेजर्स की भी जरूरत हो। बिल्कुल, मकामी सूरत हाल जैसी होगी कोरोना के हवाले से, वैसे इंतजामिया की तरफ से फैसले लिए जाएंगे और उसी पर अमल पैरा होने की आवाम से भी तलकीन की जाएगी। लिहाजा आवाम को डरने की जरूरत नहीं है, जैसा लोकल इन्वायरमेंट रहेगा कोरोना के हवाले से वैसे ही फैसले लिए जा सकते हैं। इस बीच एक और कॉलर हमारे दरमियान जुड़ चुके हैं, चलती रहेगी जिंदगी में। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से? हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यहाँ मैं नुसरत। अस्सलाम वालेकुम साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं नुसरत जी? जी हाँ, हेलो जी, आपकी आवाज हम तक पहुँच पा रही है। कहाँ से नुसरत साहिबा आप बोल रही हैं, क्या सवाल है आपका? जी हाँ, मैं श्रीनगर से बोल रही हूँ। अच्छा नुसरत जी, श्रीनगर से, खैरियत से हैं? जी हाँ, हमने पहला वैक्सीन लिया। अच्छा, ले लिया जी। आपका सवाल? जी हाँ, पहला वैक्सीन लिया, अब दूसरे के लिए बोल रहे हैं 84 डेज के बाद लेना है। ठीक है, तो आपका सवाल क्या है? सवाल ये है, आप कह रहे हैं ना कि तीसरी वेव आने वाली है, तो आप क्यों डर रही हैं? डर नहीं रही है। हाँ। इसका इफेक्ट मतलब बच्चों पर होगा, बड़ों पर होगा, इसके लिए क्या क्या एहतियात बरतने जरूरी है? ठीक है, शाहनवाज साहब। जी नुसरत जी, आपका सवाल हमने सुन लिया। तो बेसिकली आपका कंसर्न ये है कि अगर थर्ड वेव आ रही है तो उस पे क्या इफेक्ट होगा। तो उससे बचने के लिए जो सबसे अहम तरीन कदम है वो यही है जो आपने किया है कि आपने वैक्सीन लगवा लिया है। तो जो भी आपके घर में जो भी बड़े है 18+ हैं, वो वैक्सीन लगवा लें। कुछ एविडेंस हमारे पास ये भी है, अब अलाउ भी है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो भी ले सकते हैं। बच्चों के बारे में अभी अहकामात जारी नहीं हुए हैं ICMR की तरफ से, बट उसमें भी स्टडी चल रही है। जो ही हमारे पास सेफ्टी डाटा आ जाएगा और गवर्नमेंट अलाउ करेगी और अवेलेबल हो जाएंगे वैक्सीन, तो बच्चों को भी वैक्सीन लगवाना चाहिए। बिल्कुल। तो पहले जिस तरह से बातें कही जा रही थी कि थर्ड वेव सबसे ज्यादा बच्चों को मुतासिर करेगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे रिसर्च होती रही और इस बात आप पर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पर्दा उठने लगा कि सिर्फ बच्चों ही नहीं, बड़ों को भी मुतासिर कर सकती है। और वक्त हम देख रहे हैं जैसा जैसा कि आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे थर्ड वेव के हवाले से जो अहकाम जारी किए गए थे, अब कहीं पर ये पढ़ने में आया राजीव साहब कि थर्ड वेव दरअसल अब दिसंबर को आएगी। तो ऐसे लोगों का खदशा बना हुआ है, लेकिन लोगों को इस बीच ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि थर्ड वेव तभी आएगी जब वो अपना ताउन पाबंदियों के हवाले से नहीं देंगे, SOPs पर को फॉलो नहीं करेंगे। देखिए, थर्ड वेव कब आएगा या क्या क्या उसका रूप होगा, इसके कई अलग अलग प्रोजेक्शंस हैं, ये फोरकास्ट हैं। और फोरकास्ट मॉडल्स जो हैं वो करंट इंफॉर्मेशन के मुताबिक हैं। उसमें कई फैक्टर्स शामिल होते हैं, वो फैक्टर्स में अगर कुछ बदलाव आएंगे तो ये फोरकास्ट भी चेंज होते रहेंगे। लेकिन जैसे आपने बताया, जो हमारा अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और इसके साथ साथ जो बहुत अहम बात जुड़ी हुई है वो ये है कि जैसे जैसे
जैसे जैसे हम अपने काम पे जो वापस जा रहे हैं, वर्क प्लेसेस में जो वापस जा रहे हैं, और ज्यादातर वर्क प्लेसेस इंडोर्स होते हैं, जी बाहर खुले में बहुत ही कम लोग काम करते हैं। जो लोग बिल्डिंग्स के अंदर काम कर रहे हैं, उसकी जो कोविड अप्रोप्रिएट जो सेफ्टी जो है, चाहे उसके वेंटिलेशन हो या खिड़कियां हो या जहां एयर कंडीशनिंग है वो एयर कंडीशनिंग हो, इन चीजों का जो कोविड अप्रोप्रिएट जो रेगुलेशंस हैं, इस पे हमें ज्यादा और ध्यान देना चाहिए सरकारों के तरफ से और जो एम्प्लॉयर्स है उनके तरफ से भी। तो ये सब कुछ साथ में लेते हुए हम थर्ड वेव को प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका या उसका प्रकोप को कम कर सकते हैं। थर्ड वेव के प्रकोप को कम किया जा सकता है जब आप बेदार होंगे और बेदारी का सबूत देंगे। इस बीच एक कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं, प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, मैं मुश्ताक हुसैन शरीफ बात कर रहा हूँ, तेलंगाना से, औरंगाबाद से। जी मुख्तार साहब, बताएं आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि वैक्सीनेशन जो करते हैं, वैक्सीनेशन के ऊपर इस वैक्सीन के अंदर कौन से मेडिसिन की कॉम्बिनेशन होती है, इंग्रेडिएंट कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं होता है, अगर वो बता दिया जाए तो वो अच्छा रहेगा। मतलब आप चाह रहे हैं कि वैक्सीन कैसे बन रही है उसको बता दिया जाए, फार्मूला के साथ करेगा, उसको बता दिया जाए। और वैक्सीन में और टीके में और एम्पुल में क्या फर्क है बताइए। क्या कौन कौन से फॉर्मूले और कौन कौन सी दवाएं उसमें मिलाई गई हैं, आपका सवाल है, ये बता दिए। तो इसका फिर आप क्या करेंगे? नहीं, आप जानकर ये क्या करेंगे? नहीं, ऐसा है, मतलब आपके जहन में ये सवाल क्यों आया कि आपको? इसमें जो ढूंढ सकते ना इसको, फिर से दोहराएंगे अपनी बात? हाँ जी, एप्पल में जो वैक्सीन है क्या होता है, वो फार्मूला अगर इंग्रेडिएंट बता दिए जाए तो दूसरे मेडिसिन जो है होम्योपैथिक आयुर्वेदिक, इसमें इस मेडिसिन के जो है रेमेडीज मालूम कर ले सकते ना। अच्छा ठीक है, आपका ये कहना है कि जिस फार्मूले के तहत ये वैक्सीन बनाई जा रही है, इस फार्मूले को आम कर दिया जाए ताकि जो दूसरे मेडिसिन के टर्म्स हैं जैसे आयुर्वेद या फिर यूनानी, वो लोग भी बनाने की तरफ इसे आगे बढ़े। शाहनवाज साहब, राजीव साहब, आप दोनों से ये सवाल का जवाब। जी देखिए, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। जी जी, एक एक कर। जहाँ तक राजीव साहब पहले। जी शाहनवाज साहब बताएं। अच्छा ठीक है, ओके। जहां तक मेरी समझ में आया ये सवाल, ऑडियो बहुत क्लियर नहीं था। बिल्कुल क्लियर नहीं। इसका जवाब ये है कि इस समय दुनिया भर में करीब 20 या 2 दर्जन वैक्सीन इस्तेमाल हो रहा है। वैक्सीन के कुछ अलग अलग, जिसे प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं और हर वैक्सीन के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है। जहां तक ये सेफ्टी का सवाल है, दुनिया के हर देश के जो नेशनल रेगुलेटर्स हैं, भारत में जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, प्लस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे WHO है, सबकी निगरानी है इन वैक्सीन्स के ऊपर और हर देश इसको रेगुलेट कर रहे हैं। ये वैक्सीन आपको पता है कि बिल्कुल, इसलिए इस फॉर्मूले को आम नहीं किया जा सकता। तो, शाहनवाज साहब, आपसे भी मैं इसका जवाब लेती, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता, माफी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए, अपने मौक़िफ़ रखने के लिए, मशवरे देने के लिए आवाम को। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। चलती रहेगी जिंदगी। आदाब।